द ओके। तो मुझे जल्दी से बताइए, ये सबसे पहला पेज है उस शीट का जो शीट हमने लास्ट क्लास में। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर? आप में से कितने लोगों ने इन क्वेश्चंस को किया है? ये हमने 4 दिन पहले मैंने शीट दी थी। आज जैसे आज है वेंसडे, मैंने आपको ये शीट प्रोवाइड की थी संडे को। मंडे के दिन हमने कुछ डिस्कशंस किए थे इसके ऊपर। आप में से कितने लोगों ने इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है? How many of you have attempted the questions of this sheet which is on your screen right now? I gave you the sheet on Sunday and we also discussed, हमने इसमें से सारे कार्डिनल नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे, अगर मैं आपको दिखाऊं सेक्शन सी वाले जो थे, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था लास्ट क्लास में। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन थे, तो ये हमने डिस्कशन किया था, बाकी आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा हुआ था करने के लिए। So we have a few students जिन्होंने नहीं किया हुआ है। आयुष राज, निशिता आई थिंक इज अ न्यू स्टूडेंट। ओके, सो प्रफुल, कहाँ पे दिक्कत हुई अनम्यूट करके बताना। प्रफुल अनम्यूट करना। प्रफुल, आपको अनम्यूट करने के लिए जब बोला जाता है आप अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? अनम्यूट कीजिएगा एक बार। व्हाट इज द प्रॉब्लम प्रफुल? मुझे जानना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है? तो अनम्यूट करके बताइए, वरना यू मे नॉट बी एबल टू अटेंड द सेशन because I have observed you. Mic on nahi ho raha Praful, this is a lie because you are doing hardly how much? 18 hours of classes in a week. I'm taking 40 hours of classes in a week, and I've been taking online classes for the last 1 year, more than a 1 year. Okay, so I take roughly around 130 to 140 hours in a week. Multiply that with 10 times, even not even 12. So I have taken classes for 1400 hours. मुझे पता चलता है कि कहाँ पे माइक ऑन होता है, कहाँ पे नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो ये आप झूठ बोलते हो तो सबके सामने आपको खुद को बेवकूफ प्रूफ कर रहे हो आप। इफ यू आर थिंकिंग माइक ऑन नहीं हो रहा, प्लीज लेट मी टेल यू, यू आर लाइंग एट ऑल। एक काम करो, सेशन से निकल के मैं आपको वेटिंग रूम में डालता हूँ, सेशन से निकल के सेटिंग्स में देखो और उसके बाद वापस आना। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से मुझे एक बार बताओ सेक्शन ए में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? किसी को सेक्शन ए में कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्दी बताइए। आप स्क्रीन पे मार्क करके भी बता सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है? मैंने एनोटेशंस को ऑन रखा हुआ है। तो जैसे कि अभी आई थिंक हर्ष ने A5 पे, हाँ देखो, तो ये जैसे यहाँ पे मानस ने मार्क किया है, सेट ऑफ ऑल राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, तो मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कशंस करता हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता था? सेट बिल्डर फॉर्म होता था जहां पे हम एक सेट की प्रॉपर्टी लिखते थे, जहां पे हम एक सेट की प्रॉपर्टी लिखते थे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगा? यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लिखना होगा तो रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता था? कौन बताएगा? लोअर क्लासेस में रैशनल नंबर का डेफिनेशन किए हो ना? कौन बताएगा? हर्ष ने हैंड रेज किया। जी हर्ष, क्या होता था रैशनल नंबर? सब p बाई q के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता था? p और q के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या होती थी? और p इंटीजर होना चाहिए एंड q नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं होना चाहिए। गलत गलत गलत, डेफिनेशन गलत। p and q both are integers and q is not equal to 0. सर q नेचुरल नंबर और इंटीजर। इंटीजर, ठीक है? ओके सर। तो अब उस हिसाब से x क्या लिखेंगे? x such that x is equal to p by q where
P comma Q where P comma Q belongs to integer, integer का सिंबल होता है स्टूडेंट Z and Q is not equal to 0। क्यों लिखते हैं हम ये चीज? क्योंकि इंटीजर के अंदर 0 भी आता है। ठीक है, तो सर ये हो गया। क्यों नेगेटिव हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इसको ओके सर। सोचने का तरीका हर्ष ऐसा है कि मान लो हमारे पास -5 प्रेजेंट है, तो अब आप उस -5 को -5/1 लिख सकते हो या फिर 5 डिवाइडेड बाई -1 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सेम है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 4 का, तो 4 को आप -4 डिवाइडेड बाई -1 भी लिख सकते हो एंड 4 डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकते हो। यस और नो? तो ये सारे के सारे यस सर। डेफिनेशंस के अंदर आते हैं हमारे। ठीक है, तो इस पार्ट को रब कर देता हूं मैं। मृगंक पता चल गया है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर A3 सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाले में अगर आप देखोगे तो हम कैसे ऐड कैसे कर रहे हैं, सेकेंड वाले में कोई पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि सेकेंड वाले में वो परफेक्ट स्क्वायर का अगला नंबर है। सेकेंड वाले को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए स्टूडेंट्स, तो लेट मी राइट इट हियर विद अ डिफरेंट कलर। x such that x is equal to m square plus 1 comma m belongs to natural number। आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। अब देखो 2 1 का स्क्वायर से एक ज्यादा है, 5 2 का स्क्वायर से एक ज्यादा है, 10 3 का स्क्वायर से एक ज्यादा है, 17 4 का स्क्वायर से एक ज्यादा है, 26 5 का स्क्वायर से एक ज्यादा है, 37 6 के स्क्वायर से एक ज्यादा है। तो सारे जो नंबर्स है वो एक परफेक्ट स्क्वायर से एक ज्यादा है। शुरुआत कहां से हुई थी? 1 के स्क्वायर से हुई थी, तो इसीलिए मैंने लिखा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डन? जिसका भी डाउट था, अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हाँ विवेक। सर इवन का दिया द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट वुमेन इन जालंधर। सर जालंधर में जितना ऑल इंटेलिजेंट वुमेन, तो सर ये तो सेट होगा। हाँ, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? मार्क्स। क्या सर? इंटेलिजेंट कैसे डिफाइन करोगे तुम? सर इंटेलिजेंट मतलब पूरा ये जालंधर में जितना वुमेन है वो मतलब इंटेलिजेंट है। सर इंडिया का तो नहीं पूछ रहा है, जालंधर का पूछ रहा था सर। सबसे पहले अगर मेरे को ही बोला जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो वो इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? क्या इंटेलिजेंस को मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे? क्या इंटेलिजेंस को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बेसिस पे डिफाइन करेंगे? क्या इंटेलिजेंस को ह्यूमर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे? इंटेलिजेंस वर्ड इज रिलेटेड टू इमोशंस। आप अगर इसमें मार्क्स के बेसिस पे देखोगे वो गलत होगा। हो सकता है किसी ने चीट करके मार्क्स लाए हो, ऐसे फैक्ट बता रहा हूं। तो इंटेलिजेंट वुमेन, आई थिंक सबसे पहले तो विवेक हमने ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था जितना मुझे याद है। सेकंड, ठीक है, तो वहीं पे मैंने बता दिया था कि ये सेट नहीं होगा, और अगर मैंने वहां पे बोल दिया कि सेट नहीं होगा तो आपको सोचना चाहिए था कि सर ने सेट क्यों बोला है, कि क्यों नहीं होने वाला है सेट। बिकॉज वो इंटेलिजेंट वुमेन लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। क्या पता इंटेलिजेंट किसी ने 10th के मार्क्स के बेसिस पे रखा हो, किसी ने 12th के मार्क्स के बेसिस पे रखा हो, किसी ने ग्रेजुएशन में रखा हो, किसी ने कितने लोगों की हत्या की है उसके ऊपर रखा हो। बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत लोगों को मारा है इसने बहुत डेफिनेशन। इंटेलिजेंट वर्ड इज नॉट डिफाइंड हियर। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इंटेलिजेंट रिफ्लेक्ट्स मार्क्स इन क्लास 10th और क्लास 12, दैट इज रॉन्ग। बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब जब उनको एक सिचुएशन प्रोवाइड किया जाता है तो उस सिचुएशन को बहुत सही तरीके से डील करते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट,
वाई आर यू, मैं एक बार वेटिंग रूम ऑन करता हूँ. पीपल आर लिविंग एंड ज्वाइनिंग इन बिटवीन. थोड़ा देखते हैं कौन लीव और ज्वाइन कर रहा है. हाँ हर्ष. So A4 के क्वेश्चन नंबर 2 and 3 में दो डाउट था. हाँ हर्ष बता. लाइक सो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा आंसर आ रहा है एम्प्टी एंड थर्ड में आ रहा है सिंगलटन, बट ऑप्शंस में दोनों में फाइनाइट भी एडेड है. एम्प्टी एंड फाइनाइट एंड सिंगलटन एंड फाइनाइट. सो फाइनाइट कैसे होगा? एक यू आर टॉकिंग अबाउट A4 ना? यस सर, A4 क्वेश्चन नंबर 2 and 3. A4 क्वेश्चन नंबर 2 and 3. तो आप कह रहे हो कि सेकंड वाले में ये एक रियल नंबर, ये वाला क्वेश्चन में एक्सप्रेस ये दिया होगा, नल सेट दिया होगा ना, एम्प्टी सेट दिया होगा. एंड फाइनाइट भी दिया है, दोनों दिया है, लेकिन होगा तो सिर्फ एम्प्टी. फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? आप उनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो. अब अगर एक भी एलिमेंट नहीं है वो भी तो काउंटिंग में आया ना. अगर एक भी एलिमेंट नहीं है वो भी काउंटिंग में आया कि नहीं? इनफाइनाइट मतलब यू कैन नॉट काउंट. इनफाइनाइट का मतलब नल सेट नहीं होता. इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. उसके बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है. लेकिन अगर किसी के अंदर एलिमेंट नहीं है तो क्या आप उसको इनफाइनाइट में रखोगे? ऑब्वियसली नॉट. नो सर. बात समझ में आ रही है? छोटी सी चीज है ये. एम्प्टी एंड यस सर, सर एम्प्टी एंड सिंगलटन को मतलब हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं. एग्जैक्टली. एम्प्टी का मतलब कुछ एलिमेंट नहीं है और सिंगलटन का मतलब एक एलिमेंट है. इवन मान लो कि कोई सेट के अंदर 1 करोड़ एलिमेंट आया. 1 करोड़ को हम इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे. काउंट करके आपने बताया ना 1 करोड़ है. अब जैसे इंडिया का Yes, sir. पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो क्या आप उसको फाइनाइट सेट डालोगे या इनफाइनाइट सेट डालोगे? फाइनाइट सेट डालेंगे ना. ठीक है. the number can be very big, but it is a finite number. It has been counted, right? infinite क्या होगा? Okay. अगर मैं आपको पूछूं कि राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 4, अब 4 के मल्टीपल्स पूछ रहा हूं, क्या आप उसका कोई लास्ट पॉइंट है? नहीं है, चलते रहेगा. तो दैट विल बी काउंटेड इन एन इनफाइनाइट सेट. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस Yes, चीज sir. का. सो अब यहाँ पे ये नल सेट क्यों बोला गया? हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि इसको नल सेट क्यों बोला गया. तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा फंडा है कि अगर x² + 1 = 0 है तो इंप्लाइज x² = -1 होगा. अगर x² + 1 = 0 है तो x² की वैल्यू -1 होगी. अब स्टूडेंट्स आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसकी वैल्यू -1 होती है? आप क्या बोलोगे? चैट में बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसकी वैल्यू -1 होती है? है कोई? आदित्य, विकास, विनय, शिवम, कोई भी नहीं होता ना? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आता है. ठीक है. तो नो सच रियल नंबर एग्जिस्ट. नो सच रियल नंबर एग्जिस्ट. अब क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट आएगा? कितना एलिमेंट आएगा? एक भी नहीं. तो इसीलिए इसका आंसर है नल सेट. ओके. फिर आई थिंक पूछा था मेरे से किसी ने A का 4. अब देखो A का 4 में एक तरीके से इनइक्वालिटी आया है. तो अगर अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इनइक्वालिटी की क्लासेस नहीं किए हो, इनइक्वालिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हो, अगर क्लासेस नहीं किए तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल है. बट इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देयर आर 2 वेज. एक तो इट इज x² + 2x + 2. तो आई कैन राइट इट एज x² + 2x + 1 + 1. +2 को ब्रेक करके +1 + 1 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. तो इससे क्या हुआ कि वो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई है ना, दैट इज a² + 2ab + b² which can be written as a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. तो स्टूडेंट्स अब हमको वो एलिमेंट्स, हमको वो रियल नंबर्स बताने हैं x के जगह पे वो रियल नंबर्स आएंगे
जिनको पुट करने के बाद x प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आएगा। लेकिन x प्लस वन का होल स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर हम उठाते हैं तो वो या तो जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है। आ रही है बात समझ में? तो कोई भी x का कोई भी वैल्यू मन में जो भी सवाल आ रहा है, कोई भी नंबर डाल के देखो, बोलो कौन सा नंबर डाले, चैट में बताओ मेरे को कौन सा नंबर रखे x का, x का कौन सा नंबर रखे। तो मेरे को चैट में सनी ने भेजा है -1, मृगंक ने भेजा है -16 और शिवम ने भेजा है -√3। एक एक करके मैं सब रखता हूं, ठीक है? तो पहले -1 रखा जाए। -1 अगर हम रखते हैं इधर, -1 अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर। अब -1 + 1 कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 ही होता है। तो बताओ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया, ये मेरा ट्रू है। फिर मृगंक ने -16 दिया था, मृगंक ने -16 दिया था। तो चलिए अब हम -16 रखें। तो -16 + 1 का होल स्क्वायर, -16 + 1 कितना होता है? -16 एक मिनट, हाँ। सो अब ये -16 + 1 हो गया -15। -15 का स्क्वायर इज 225 विच इज अगेन ग्रेटर देन -1। फिर मेरे को आई थिंक शुभम ने या शिवम ने -√3 दिया था। तो अगर अपन यहाँ पे -√3 रखते हैं और -√3 + 1 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -2√3, मतलब ये इट इज लाइक a - b का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी a² + b² - 2ab। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट? दिस इज 4 -2√3। अब 2√3 का वैल्यू लगभग लगभग होता है आपका 1.73 के आसपास। तो 1.73 को डबल करोगे तो 3.46 आएगा, और 4 - 3.46 जो है वो लगभग लगभग 0.54 के आसपास आएगा, which is again greater than equal to -1। तो फाइनली क्या देख रहे हो? नो मैटर व्हाट वैल्यू यू कीप, जो भी x की वैल्यू रखोगे ये वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी आएगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस अल्टीमेटली इट इज x + 1 का होल स्क्वायर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू इज 0। एक परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो वो 0 से हमेशा बड़ा होने वाला है। शुभम -2√3 अब खुद पुट करके देख लेना, ठीक है? -2√3 अब खुद पुट करके देख लेना, अब टाइम वेस्ट होगा वो चीज। कोई भी वैल्यू रखो, गारंटीड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 कहां पे होगा जानते हो? 0 कहां पे होगा? x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे 0 होगा, और इसके बाद बाकी हर जगहों पे वो 0 से बड़ा ही होने वाला है। सो यहां से क्या सीखा हम लोगों ने? यहां से ये सीखा कि ऑल रियल नंबर्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर ऑल रियल नंबर्स belong to set, therefore all real numbers belong to set। ठीक है? तो अब ये सेट को क्या बोलोगे? एम्प्टी नहीं, सिंगलटन नहीं, फाइनाइट नहीं, क्या बचा? इनफाइनाइट। ठीक है? ये दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? ओके, तो यहां से डाउट खत्म। बढ़ते हैं अगले पेज पे जल्दी से। बताइए B1 से B4 में कोई दिक्कत किसी को?
शुभम ने B3 में मार्क किया है। सनी ने भी B3 मार्क किया है। मानस A5 तो यार फिर पढ़ाई नहीं चल रही है। A5 तो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। A5 हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तीसरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ये तीसरा या चौथा लेक्चर। I mean यहाँ पे you will consider this as one element, this as another element। आपको इसके पावर सेट को लिखना है। तो आपके इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2 to the power 2, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। I mean मानस, दिस इज नॉट गुड, ट्रस्ट में मानस, ये क्वेश्चन हमने किया, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन किया हुआ था। अगर आप देखोगे तो हम पावर ऑफ पावर सेट पे चले गए थे, पावर ऑफ पावर सेट पे चले गए थे, जिसमें 8 या 16 आइटम्स आए थे, हमने वो लिखा हुआ था। ये तो 2 ही है बस। सो B3 की बात करते हैं। B3 कह रहा है कि an is such that ax where x belongs to n और bn इंटरसेक्शन cn बराबर dn होता है। bn इंटरसेक्शन cn बराबर dn होता है। तो b और c नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, b और c दोनों रिलेटिवली। सिंपल सी चीज है गाइस, आप एक काम करो, अगर कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन में फंसते हो तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है? रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। जैसे कि हम b का वैल्यू मान लो मैंने रखा है यहाँ पे 3 और c का वैल्यू मैंने रख दिया 5, तो 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता एक्सेप्ट 1। इनको बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में एक और वर्ड सुना होगा, को प्राइम करके, सुना है ना? को प्राइम रैशनल नंबर प्रूफ करने वाला जो नहीं होता है, √2 प्रूव दैट √2 इज रैशनल नंबर, उधर आपने ये वर्ड को प्राइम का यूज किया होगा। तो अब bn का अगर हम बात करें, अगर हमें bn लिखना है, ठीक है, तो bn यहां पे क्या हो जाएगा? bn का मतलब 3n हो जाएगा। b का वैल्यू तो हमने 3 पुट कर दिया, और सेट के डेफिनेशन के हिसाब से दिस विल बी इक्वल टू 3x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर बात करते हैं cn का, तो cn क्या हो जाएगा? cn विल बी इक्वल टू 5n, और सेट के डेफिनेशन के हिसाब से, an के डेफिनेशन के हिसाब से a की जगह पे 5 आ गया, तो ये बन जाएगा 5x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पे क्या सीखे आदित्य? क्विज होगा जब डाउट्स खत्म हो जाएंगे तब, ठीक है? अब आपने एक भी डाउट्स नहीं पूछा, अच्छी बात है, आपसे सारे क्वेश्चन शायद सॉल्व हो गए हैं, बट कुछ लोगों से नहीं हुए, तो पहले उनके डाउट्स, उसके बाद कहो। तो 5x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर मैं एलिमेंट लिखने जाऊं, सिंपल सा फंडा यार, अब इसके आगे हमको क्या करना चाहिए? एलिमेंट लिखना चाहिए। तो एलिमेंट में x के जगह पे पहला नेचुरल नंबर डालो 1, तो 3 1 3, 6 9 12 15 18, ये ऐसे चलते रहेगा। यहां पे अगर हम डालें 5 10 15 20 25, ये ऐसे चलते रहेगा। तो अब यहां पे हम किसकी बात करेंगे? इंटरसेक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या देखना है? हमें देखना है bn इंटरसेक्शन cn। तो अब bn इंटरसेक्शन cn क्या होगा? यहाँ पे bn इंटरसेक्शन cn क्या होगा? bn इंटरसेक्शन c मतलब cn डायग्राम, इसके कौन कौन से एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहे हैं? क्लियरली 15 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि ऊपर 3 का मल्टीपल लिखा हुआ है, नीचे 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है। तो अगर हमको दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में एक पहला नंबर, तो दोनों को 15 कॉमन दिख रहा है, दोनों में पहला तो 15 कॉमन दिख रहा है, और आइडिया थोड़ा लग गया है, तो 15 के बाद 30, फिर 45, ये ऐसे चलने वाला है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अपना जो एलिमेंट यहाँ पे बनेगा,
वो सब कौन से फॉर्म में होंगे? 15x के फॉर्म में होंगे, वेयर x इज योर नेचुरल नंबर। तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 15n। 15n, और क्वेश्चन के हिसाब से हमारे d का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 15n हमारा मतलब एक तरीके से dn है, बिकॉज क्वेश्चन के मुताबिक bn इंटरसेक्शन dn cn इज इक्वल टू dn है। तो d का वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? d का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं कि b इंटू सी है, 15 आया था, d का वैल्यू 15 आ गया। और क्वेश्चन में हमने पूछा था राइट d इन टर्म्स ऑफ b एंड c, राइट d इन टर्म्स ऑफ b एंड c। तो क्लियरली क्या दिख रहा है? b है 3, c है 5, 3 और इंटू 5 15 हो गया, और हमारे dn में एलिमेंट्स भी 15 के मल्टीपल ही आ रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको 15 का मल्टीपल दिख रहा था, तो d का वैल्यू 15, लेकिन क्वेश्चन में हमको d को लिखना था b और c के टर्म्स में। तो हमने b को 3 अज्यूम किया था, c को 5 अज्यूम किया था। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया? 3 इंटू 5 आया, तो इसलिए हमारा आंसर 3 इंटू 5 मतलब d का वैल्यू b इंटू c होगा। उज्जवल कह रहा है 2,3 क्यों नहीं लिया? बिल्कुल ले सकते हो, उस केस में भी आपको सेम आंसर मिलेगा। उस केस में आपका d का वैल्यू 6 आएगा उज्जवल, उस केस में d का वैल्यू 6 आएगा। और अभी भी आप जब d को b और c के फॉर्म में लिखने जाओगे तो d की वैल्यू क्या लिखोगे? b इंटू सी तो लिखोगे लास्टली। यस, ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया ना, अल्टीमेटली d को b और c के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर पाए कि नहीं। और ये तो मतलब ये तो मैंने आप लोगों को एकदम बेबी स्टेप्स के तरीके से समझाया, जिसको मैं एक क्लास 6-7 के स्टूडेंट को समझाता। यहाँ पे अगर आप लॉजिकली देखोगे तो an हमारा जो है वो ax है, और bn होगा bn और cn का इंटरसेक्शन। तो लॉजिक से एकदम लॉजिकली बात है कि bn और cn के कॉमन में वही नंबर आएंगे जो दोनों के मल्टीपल्स होंगे, दोनों के मल्टीपल्स होंगे, और दोनों के मल्टीपल्स मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे ना हम लोग। नेक्स्ट, खत्म ये, बड़े आगे फिर पार्ट 2 बताओ यहां से। C2, अच्छा इधर की बात कर रहे हो या पीछे वाले की? अच्छा ये वाला C2 ना, ठीक है। तो एक कॉलेज में, हाँ शुभम हैंड रेस किए, बताओ। सर C2 बता दीजिए सर, उसके बाद बता दीजिएगा। अच्छा तो गाइस यहाँ पे हमें एक आंसर गलती दिया हुआ था सर। अच्छा देखिए, हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पूछा है। बोला गया कि एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, और हर न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो हमें पूछा नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितना है। तो अगर हम यहाँ पे माने लेट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स be x, let the number of newspapers be x, so therefore total number of हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो हमारे पास 300 बच्चे हैं, हमने मान लिया कि इसको कैसे लिखें। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमने माना कि लेट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स बी x, ठीक है। तो पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स रीडिंग कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग्स
मतलब ये बताओ कि कितने कितने बार न्यूज़पेपर को उठाया जाएगा पढ़ने के लिए, एक तरीके से कितने बार न्यूज़पेपर को उठाया जाएगा? कितने बार न्यूज़पेपर को उठाया जाएगा पढ़ने के लिए? छोटा सा सवाल है, सोच के बताओ। गलत है। अगर 300 स्टूडेंट है क्लास में, 300 स्टूडेंट है उस कॉलेज में, और हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो टोटल न्यूज़पेपर को कितनी बार उठाया जा रहा है? टोटल न्यूज़पेपर को कितनी बार उठाया जा रहा है? 300 इंटू 5 हुआ ना, 300 इंटू 5 हुआ 1500। बात समझ में आ रही है? 60x नहीं लिखेंगे शुभम, 60x का मतलब क्या हुआ? अच्छा 60x आप वो अलग से, ठीक है। मैं अभी दूसरा पॉइंट देखिए, हर न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हर न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और हमारे पास x नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है। तो अगर हम उस इंफॉर्मेशन से देखें तो कितना बार न्यूज़पेपर उठ रहा है पढ़ने के लिए? कितना बार न्यूज़पेपर उठ रहा है पढ़ने के लिए? सिंस every newspaper is read by 60 students, हम क्या करेंगे, हम दोनों जगह से इक्वेशन बनाएंगे। every newspaper is read by 60 students, therefore यहां पे अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग्स की बात करें, कितना बार न्यूज़पेपर उठाया जा रहा है? अगर एक न्यूज़पेपर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब एक न्यूज़पेपर को 60 बच्चे उठा रहे पढ़ने के लिए, तो अगर हमारे पास x नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है, तो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग इधर कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग कितना बनेगा? फिर क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से फिर वो बनेगा 60x? बोलो, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को दो अलग अलग भागों से देखो। पहला कि 300 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो टोटल कितने न्यूज़पेपर को उठाया गया पढ़ने के लिए? टोटल 1500 बार न्यूज़पेपर को उठाया गया पढ़ने के लिए। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है कि हर एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट उठाते पढ़ने के लिए, हर एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट उठाते पढ़ने के लिए। आपके पास कितने न्यूज़पेपर थे? x, तो टोटल कितनी बार न्यूज़पेपर उठे होंगे पढ़ने के लिए? 60 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स। तो मैंने दोनों जगह से जो निकाला, एक जगह से 1500 और एक जगह से 60 इंटू एक्स, ये क्या है? ये दोनों ही जगहों से मेरा टोटल नंबर ऑफ कितना बार न्यूज़पेपर को उठाया गया पढ़ने के लिए। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सोच के बताइए। होनी चाहिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 60x is equal to 1500 implies x will be equal to 1500 divided by 60, 150 by 6, 150 by 6 हो जाएगा 25। आया समझ में? बोलिए। ठीक है, बढ़े आगे फिर। चलो, हर्ष ने हैंड रेज किया, कोई डाउट होगा? हाँ हर्ष। सर B4 का क्वेश्चन नंबर 2, A यूनियन B। B4 question number 2. Set A have 3 elements, set B has 6 elements. What can be the minimum and maximum number of elements? अच्छा, तो A यूनियन B वाला पूछ रहा है मेनली। अब आप बताओ A यूनियन B में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कब होंगे? भूल जाओ, सेट में कितने कितने एलिमेंट है भूल जाओ। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछूं कि A यूनियन B मिनिमम कब होगा? A यूनियन B मिनिमम कब होगा? हाँ हर्ष।
सर जब A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम होगा। एग्जैक्टली सोचो कि ए सेट और बी सेट दोनों सेम है, तो उस केस में उसका यूनियन का वैल्यू भी वही सेट होने वाला है, राइट, क्योंकि वहां पे इंटरसेक्शन सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली यस आपको सर। ये देखना है कि ए यूनियन बी मिनिमम तब होगा जब उसका इंटरसेक्शन मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी पे तो अपना कंट्रोल नहीं है भाई, बिकॉज ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ए इंटरसेक्शन बी पे बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी जितनी छोटी होती जाएगी ए यूनियन बी उतना बड़ा होते जाएगा, क्योंकि कम Yes, चीजें sir. माइनस हो रही होंगी और ज्यादा चीजें माइनस हो रही होंगी, तो ए यूनियन बी ज्यादा छोटा होगा। तो मिनिमम कब होगा वो? जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम हो। अब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब हो सकता है? आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं और आपके दोस्त के पास 6 चॉकलेट्स है, मैक्सिमम कॉमन चॉकलेट्स की पॉसिबिलिटी क्या है? 3। यस सर। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो सकता है 3। तो आप 3। यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 रखोगे और ए और बी का वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, तो 3 + 6 - 3 तो कितना हो गया? 6। 6। तो 6 will be the minimum number of element in A union B। ठीक है, ओके सर। मैक्सिमम में उल्टा कर देना। यस सर, हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट यहां से पार्ट 2 में से जल्दी से स्टूडेंट्स बताइएगा। हाँ विवेक, क्वेश्चन नंबर 5। A5 की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो पहले अनम्यूट रहो, मेरे को ये बताओ कि इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 3। गलत। अगर आप ये आंसर कर रहे हो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फिर टोटल नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स नंबर ऑफ ए, खाली ए के बताओ पहले सबसेट्स कितने होंगे? सर तुम ये मैंने पावर सेट रखा था, जैसे 3 एलिमेंट है तो मैं पावर सेट भूल जाओ, मैं क्या पूछ रहा हूं कि सेट ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो उस 3 एलिमेंट के बेसिस पे हम सबसे पहले कहते हैं ना कि अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 बनेगा। कैसे? सर जैसे पावर सेट में है 2 की पावर 3 रखते तो 8 हो जाएगा, या फिर रखते हैं तो सर एक 5 होगा और एक 7 10 11 फिर 7 ठीक 10। ठीक 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 है, ठीक है, परफेक्ट। तो अपन को सबसे पहले ये पता चल गया कि इसका जो सबसेट बनाएंगे उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। सबसेट में इसके 8 सबसेट बनेंगे, सॉरी 8 एलिमेंट नहीं बोलेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। तो अगला सवाल मतलब पावर सेट का सबसेट पूछ रहा है, पावर सेट का सबसेट पूछ रहा है। तो मेरा अगला सवाल होगा आपसे कि पावर सेट क्या होता है? सर पावर सेट जितना एलिमेंट होगा उतना का पावर, सर 2 की पावर जितना नहीं, एलिमेंट। पावर सेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट? सर एग्जैक्ट तो डिफिनीशन नहीं बता सकते हैं, बट सर जितना एलिमेंट है उतना 2 के पावर कम एलिमेंट, जितना एलिमेंट रहेगा सर। लेकिन विवेक, जब तक आप डेफिनेशन नहीं बता सकते ना, क्वेश्चन को कैसे समझोगे? क्योंकि पूरा खेल तो डेफिनेशन पे है। डेफिनेशन समझ में आएगा तभी ना आपने फॉर्मूला याद रख लिया है। आप वो चीज कर रहे हो जो लोअर क्लासेस में किया जाता है, क्लास 7-8 में बच्चे वहां पे चीजें नहीं भी समझते, रट लेते हैं। ये गलती यहाँ नहीं करो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, जेई में आपको कभी भी मेमोरी बेस्ड चीजें नहीं होती, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें ज्यादा होंगी। चैट में हमें कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं चाहूंगा एक बार, शुभम ने भी हैंड रेज किया। वैसे शुभम बताओ तो, पता है क्या पावर सेट का मतलब क्या होता है? यस सर, मतलब कि सेट ए जो हुआ 7 10 और 11 उससे जितना सबसेट बना उसका जो पावर होगा ना सर 2 के पावर में 8 जाएगा, तब वो सर सबसेट हो जाएगा सर उस नंबर का। आधा सही आधा गलत वाला हिसाब है। आपने आंसर सही बोला है, बट वही डेफिनेशन मैं अभी सिर्फ पूछ रहा हूँ पावर सेट का मतलब क्या है। आपने डेफिनेशन सही बोला है, वैल्यू करेक्ट आंसर बोला है आपने।
लेकिन डेफिनेशन गलत बोल रहे हो। शिवम ने हैंड रेस किया है। शिवम ने हैंड डाउन कर लिया। सनी, आप एक बार बताइए क्या होता है पावर सेट? सर किसी सेट का हम सारा सबसेट लेंगे और उन सभी सबसेट से एक नया सेट बनाएंगे, उसे ही उसका पावर सेट बोलेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। दिस इज द डेफिनेशन कि कोई भी सेट के जितने सबसेट होते हैं ना, जैसे विवेक यहाँ पे आपने बताया कि इसके 8 सबसेट होंगे, आपने सही बोला, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 10 होगा, एक 11 होगा। अब उन्हीं सबसेट्स का कलेक्शन से जो नया सेट बनेगा, उन्हीं सबसेट्स के कलेक्शन से जो नया सेट बनाओगे, उसी नए सेट को बोला जाता है पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? तो पावर सेट के अंदर तो अल्टीमेटली हम सबसेट्स को ही रखते हैं, तो उसके अंदर भी 8 एलिमेंट ही होने वाले हैं। पावर सेट एक तरीके का नया सेट होगा। सेट ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट थे, 7, 10, 11। अभी 7, 10 और 11 को यूज करके आप टोटल 8 अलग अलग सबसेट बना सकते थे। उन 8 सबसेट को जब आपने नए सेट में रख दिया, तो उसको बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। उसको बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो जो पावर सेट ऑफ ए बनाए हो, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? उसके एग्जैक्टली 2 to the power 8, जो कि हो जाएगा 256। ठीक है, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन पे ध्यान रखिएगा इधर। नेक्स्ट, यहां पे और कोई डाउट किसी का? बढ़ू आगे में, बताइए। यहां पे सेक्शन बी के अंदर, हाँ शुभम। इस शुभम, आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही अभी, थोड़ा सा चैट में बता दो, थोड़ा सर इंटरनेट इसके का पहले इशू। वाले हाँ, पेज में जाइए ना। अच्छा, हाँ सर उसमें 4 नंबर जो है उसका आंसर सी होगा, तो ए क्यों दिया है सर? मतलब आंसर में आंसर सी नहीं होगा, बिकॉज ये देखो, ये 7 पे क्लोज ब्रैकेट है, इधर 7 पे ओपन ब्रैकेट है। ये सिंबल है सबसेट का। ये सिंबल सबसेट का होने का मतलब है कि ये वाला इंटरवल इसके अंदर होना चाहिए, जब जो कि गलत है। आपको 5 से 7, 7 पे क्लोज ब्रैकेट, 5 पे ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब 5 से लेके 7 तक सारी वैल्यूज को गिनोगे, 7 को इंक्लूड करोगे, 5 को इंक्लूड नहीं करोगे। दूसरा साइड क्या कह रहा है? 5 से 7 के सारे रियल वैल्यूज, 5 इंक्लूडेड, 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में खाली एक 5 इंक्लूड नहीं किया, बाकी बीच के सारी वैल्यू को इंक्लूड किया, 7 को भी। राइट हैंड साइड को देखो तो 5 से 7 के सारे वैल्यू को इंक्लूड किया है, लेकिन 7 को हटा दिया। तो क्या ये सबसेट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया जो कि इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, और इसीलिए सबसेट नहीं होगा पहला चीज। तो ये ट्रू नहीं हो सकता स्टेटमेंट। बात करते हैं A4 का, ए वाला। अब इसका आंसर ए क्यों दिया है? बिकॉज 3 से 7 के सारे नंबर्स आएंगे। 3 से 7 के सारे नंबर्स क्या वो 2 से 10 में बिलोंग करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, वो उसके सबसेट में आने वाले हैं। हाँ, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया, मुझे पता नहीं चला। विवेक, आपने हैंड रेज किया है क्या? अनम्यूट कीजिए फिर। सेक्शन बी का 1 नंबर क्वेश्चन, फिर से बोलिएगा एक बार। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन बी मतलब B1 कह रहे हो ना? चलो वो तो आएंगे अभी। हर्ष, सर स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, वो जब क्वेश्चन हो रहा था, तो आपने बोला था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 135 जो भी करोड़ है, तो वो फाइनाइट सेट होगा। हाँ सर बट यहाँ पे A6 में जो क्वेश्चन नंबर सी है उसमें इनफाइनाइट, तो ये कुछ समझ नहीं आया। नहीं, ये सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन इंडिया, ह्यूमन बीइंग्स गलत है यहाँ पे आंसर। यार दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी कैन काउंट द नंबर। ठीक है, ये गलत है। इट विल बी अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट वो चीज होती है जो हम गिन नहीं पाते। ठीक है, ओके सर। ओके।
तो B1 पे चलते, विवेक ने B1 बोला हुआ है, राइट। इसको तो देख के लग रहा है विवेक हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ये देखो। सर यहाँ पे प्रॉब्लम है x लेस इक्वल टू 0। विवेक आप सबसे पहले ये बताओ, क्या आपने इनइक्वालिटी वाली क्लास की थी? हाँ, इनइक्वालिटी में मैंने पहला क्लास सिर्फ सेट्स के ऊपर रखा था, सेट्स कह रहा हूँ, इंटरवल के ऊपर रखा था। क्या आपने वो इंटरवल वाला वीडियो देखा है? वो देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बिकॉज अल्टीमेटली सेम क्वेश्चन को अगर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एंड ट्रस्ट मी इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, जहां तक मुझे याद है यू वर नॉट प्रेजेंट इन इनइक्वालिटी वाला क्लास, और इसको देख के ये भी पता चल रहा है कि आपने वीडियो को भी गो थ्रू नहीं किया हुआ है। तो थोड़ा सा विवेक यहाँ पे क्या है कि हम सीधे क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे इंटरवल का, वो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। सर इनइक्वालिटी वाला क्लास तो किया, वीडियो ने सब देखा, बट ये जैसे मेरा सेट चैप्टर स्ट्रांग है जैसे हुआ वैसे नहीं हो पाया मेरा। बात मैंने सबसे पहले इनइक्वालिटी में हाई लेवल क्वेश्चंस कराए नहीं है किसी को भी। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले लेक्चर की, जहाँ पे हमने इंटरवल बात पे ही पूरा क्लास लास्ट में निकला था, सिर्फ इंटरवल की। इंटरवल का मतलब क्या है, हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर हमने 2 से 5 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इन सब में अंतर क्या है, ये अंतर हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने 1 घंटा दे दिया है, ट्रस्ट मी, 1 घंटे का चीज नहीं है। कोई यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो शायद वो इसको 10 मिनट के अंदर निपटाएगा। ये वाला तो सर समझे, ये वाला तो समझे कि ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे होता ये है। अगर समझे हो तो यहाँ पे देखो, सेट ए क्या लिखा है, सेट ए का मतलब x such that x belongs to R, x from -1 to 1। इसको पढ़ने के बाद क्या समझते हो ये बताओ। सेट ए को वो जो पढ़े हो स्टेटमेंट को, फिर अपने मन में कौन से वैल्यूज आ रहे, कहां से कहां तक के वैल्यूज आ रहे, ये बताइए एक बार। सर यहाँ पे ये सेट ए जो है x such that x belongs रियल नंबर कर रहा है, और -1 लेस देन x और x लेस देन 1, तो सर इसमें जो a का वैल्यू आएगा 0 आएगा। गलत, आपको वहां पे x बिलोंग्स टू r जब दिख गया, इसका मतलब x रियल नंबर है, r मतलब रियल नंबर है, तो -1 से 1 के बीच का हर एक रियल नंबर आपके सेट में बिलोंग करेगा। ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। आपने 0 रखा, आप अपने मन में इंटीजर लेके चल रहे हो शायद। r का मतलब रियल नंबर है। अगर मैं आपको सिंपल एक छोटा सा सवाल इधर ही लिख देता, x बिलोंग्स टू -1 से 1, आप इसको क्या पढ़ोगे कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। यस सर, राइट। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि x की वैल्यू इंटीजर है, तब आप इजीली पकड़ सकते हो कि अगर x की वैल्यू इंटीजर है और -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में x को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू, इवन रैशनल नंबर ही बोल दिया यार, रैशनल नंबर ही बोल दिया, रियल नंबर तो और बड़ा हो जाता है। तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। यस सर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे -1 से 1 के बीच में हम 0 और 0.5 ले सकते थे, तो 0 से लेकर 0.5 के बीच में अगर मैं पूछूं आपसे कितने नंबर्स होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट। वही चीज मैं कह रहा था कि ये डेफिनेशन वाली चीज या सिंबल्स में फंसे हुए हो। -1 से 1 हर एक रियल नंबर, वो देखो जो मैंने रेड कलर से ऊपर ड्रॉ किया हुआ है ना, वो रिप्रेजेंटेशन है सेट ए के लिए। रेड कलर से जो ड्रॉ किया ये रिप्रेजेंटेशन है सेट ए के लिए। मैंने -1 और 1 के ऊपर छोटा सा ओपन सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि -1 और 1 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। फिर आ जाओ बी सेट पे। बी सेट क्या कह रहा है, x such that x belongs to r, x less than equal to 0 और x greater than equal to 2। तो x की वैल्यू 0 या 0 से कम है ये होगी, या फिर 2 या 2 से ज्यादा है। तो मैं, आप देखो कि मैंने ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया है, ये मेरे सेट बी के वो डायग्राम्स हो गए। अब मैंने 0 और 2 पे छोटा सा फील्ड सर्कल बनाया, ध्यान से देखोगे तो ये फील्ड सर्कल है।
ये भी फिल सर्कल है। फ्रूट सर्कल है। फिल सर्कल इसीलिए है बिकॉज 0 और 2 इंक्लूडेड है। अब आपसे सवाल पूछा गया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है वो नंबर्स जो ए या बी में लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हम माइनस इंफिनिटी से शुरू हुआ, पहले हम 0 तक आए ग्रीन कलर पे, ऊपर देखो तो रेड। अब यूनियन मतलब एक तरीके से जोड़ देते हो, आप ऐड कर देते हो, ऐसे सोचो। तो जो भी अलग अलग आइटम है, डिस्टिंक्ट नंबर है, उन सबको आपने जोड़ दिया। तो अब क्या चीज बच गया इस पूरे नंबर लाइन पे? ये नंबर लाइन की शुरुआत होती है माइनस इंफिनिटी से, जाती है इंफिनिटी तक। तो ये क्या बच गया यहाँ पे? क्लियरली देख सकते हो कि यहां से ये वाला पार्ट नहीं काउंटेड है। 1 जो है ना ही रेड में आया ना ही ग्रीन में आया। यहां से लेके यहां तक बीच का कोई भी नंबर ना ही रेड में आया ना ही ग्रीन में आया। और फिर 2 के ऊपर छोटा सा ओपन सर्कल, 2 के ऊपर छोटा सा ओपन सर्कल, वो क्योंकि वो ग्रीन वाले में आया है तो इसीलिए ये हम ओपन सर्कल लगा रहे हैं। तो कहने के लिए 1 से लेके 2 तक सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2 हमारा ना ही ए में आया ना ही बी में आया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ दिस ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर माइनस डी, आर माइनस डी रियल नंबर्स में से डी एक सेट को नाम दिया, तो पूछ रहा है कि डी क्या होगा। तो जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है वही मेरा डी सेट है। ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया वही डी सेट है, क्योंकि वही चीज पूरे नंबर लाइन पे नहीं आ रही है, बाकी सब आ रही थी। तो इसीलिए मेरे आंसर क्या मार्क किया है? मैंने आंसर मार्क किया है ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 2, 1 पे इक्वल टू का साइन है, 1 पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ओके सर, हो गया। हाँ, बाकी कोई डाउट स्टूडेंट्स? कितना टाइम हो रहा है? इट्स 1:08। हाँ हर्ष? सर B5 and B7. D5 and D7? No sir, B5 and B7. अच्छा, B5 कह रहा है all x such that x is equal to 4n plus 1, n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, एंड ये अपना B हो गया a माइनस b। अच्छा, मेरे को आगे मान लो कि थोड़ा सा सॉल्व नहीं करना चाहता मैं, मुझे खाली इसके बेसिस पे a माइनस बी का सबसे पहले आप किसको सिंप्लीफाई करोगे ये बताओ? A minus B. पहले, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यूज लिखें एक बार, मान लो कि पहले, क्योंकि ये देखो ये फाइनाइट सेट है और छोटे सेट होने वाले हैं, तो अगर मैं ए सेट के एलिमेंट्स को लिखता हूं तो हम पहले किससे शुरुआत करेंगे? n का वैल्यू 1 से शुरुआत करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 into 1 plus 1 दैट इज 5। फिर बन जाएगा 4 into 2 plus 1, वो बन जाएगा 9। फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 8, 13, 17, 21। तो ये हमारे 5 एलिमेंट हो गए। जब n की सर वैल्यू हो जाएगा, वो मैं थोड़ा साइन इसमें गलत ले रहा था, सॉरी। B8 भी है क्या? नो सर, B7 वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा था। B7 वाला स्टेटमेंट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स n यूनियन B इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू n यूनियन B सेक्शन Z। ठीक है, फॉर एनी सबसेट B is the subset of R and is the subset of positive integers। positive integers मतलब वो बात कर रहा है नेचुरल नंबर्स की, and Z is the set of integers, R is the set of real numbers। तो अगर पहले वाले में हम B इंटरसेक्शन Z देखें तो B हमारा R का कोई भी एक सबसेट मान लो,
यहाँ पे ना हर्ष आप बी के ना कुछ 2-3 केसेस लेकर खुद रख सकते हो, बिकॉज बाकी सब तो एकदम वेल डिफाइंड है। एन का मतलब भी आपको पता है नेचुरल नंबर होगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। इंटीजर्स अपना माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी इंटीजर्स होने वाले। आर अपने सेट ऑफ रियल नंबर्स है। यहाँ पे बोला है फॉर एनी सबसेट बी ऑफ आर, तो जो बी है यहाँ पे, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा रख सकते थे, -1/2 एक रख लो, एक केस रख लो मान लो 0 का, एक केस रख लो पॉजिटिव नंबर का। और अगर आप इन तीनों पे ऐसे ही चेक करते, मान लो कि आपने अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट केसेस के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, उसको लिख दो, बस लिख दो, और एक बार अगर सॉल्व करोगे तो ही आइडिया क्लियर हो जाएगा। बोलो क्या और चीज में दिक्कत हो रही थी इसमें? मतलब सर फर्स्ट वाला क्लियर था, लेकिन ये जो सेकंड लिख रहा है ना, देयर एग्जिस्ट नो सबसेट बी ऑफ एन। सेकंड स्टेटमेंट नीचे यस वाला, सर। लेट a इज इक्वल टू दिस, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये तो अपना फाइनाइट सेट हो जाएगा एक तरीके से। देयर एग्जिस्ट नो सबसेट b ऑफ n, मतलब n का, n अपना नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे, यस सर। और n का कोई एक सबसेट नहीं है सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ये गलत है, बिकॉज अगर आपसे मैं पूछूं सेट A के एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, अगर हम पहले वो ही लिखने पे आ जाए तो हम लिखेंगे 1 to 24। 1 to 24 नहीं, n बिलोंग्स टू अच्छा, नेचुरल नंबर। मल्टीपल ऑफ 3 है। हाँ यस सर। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो ये हमारे एलिमेंट्स होने वाले हैं, ये हमारे एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, अब कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर? 8। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं, नेचुरल नंबर्स को यूज करके क्या आप ऐसा कोई सबसेट नहीं बना सकते जिसके अंदर 8 एलिमेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइन लिखी हुई है, देयर एग्जिस्ट नो सबसेट बी ऑफ एन सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब हमको पता है कि ए सेट के अंदर 8 एलिमेंट, हमको पहले ही पता चल गया कि ए सेट के अंदर 8 एलिमेंट है, तो क्या ऐसा कोई सबसेट पॉसिबल नहीं है क्या बी सेट में जिसके अंदर भी 8 एलिमेंट हो? कुछ अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा हो कि सेम एलिमेंट चाहिए, हो सकते हैं ना? बिल्कुल यस सर, हो सकता है। तो इसलिए 2 हमारा इनकरेक्ट होगा। ओके ठीक सर। है, सर तो आंसर 1 ओनली। हाँ 1 ओनली होना चाहिए। ओके सर। हाँ, यहाँ पे बस ऐसे सोचना था ना, स्टेटमेंट लिखा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट की बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हुई है। ओके सर। मृगंक कह रहा है सर नहीं समझ आया। मृगंक यहाँ पे आपको कह रहा है कि सेट, आपसे कंडीशन पूछ रहा है, सेट बी क्या है? सेट बी एक नेचुरल नंबर का सबसेट होगा, और कह रहा है कि ऐसा कोई भी सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स ही सेट ए के अंदर है। अब सेट ए के अंदर तो 8 एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है, सेट ए के अंदर 8 एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या आप ऐसा सबसेट नहीं बना सकते नेचुरल नंबर के हेल्प से जिसके अंदर भी 8 एलिमेंट हो, अलग अलग एलिमेंट हो चाहे सेम एलिमेंट हो, लेकिन उसके अंदर भी कितने एलिमेंट होने चाहिए? 8 एलिमेंट होने चाहिए। हम इजीली बना सकते हैं ना, अगर आप उठाना ही चाहो तो मान लो आपने 1 से 8 ही उठा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए। तो हमने अभी जस्ट एक सबसेट बना लिया जिसमें बी सेट और ए सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट नहीं कह रहा हूं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहा हूं। और यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट नो सबसेट ऑफ बी such that the number of elements in A is equal to the number of elements in B. There exists no subset B of n such that the number of elements in A is equal to the number of elements in B. इस लाइन का मतलब क्या है यार? इस लाइन का मतलब है कि ऐसा कोई भी सबसेट नहीं होगा, नेचुरल नंबर n का कोई भी एक सबसेट B नहीं होगा जिसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है जितने सेट A के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया? आपने सेट A के अंदर पहले एलिमेंट्स निकाल लिए, कितने एलिमेंट निकले? 8। तो आपको यही देखना था कि क्या ऐसा कोई सेट नहीं बना सकते जिसके अंदर 8 एलिमेंट है? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट
आई थिंक इसके तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे यहाँ पे। अब ये तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट हुए थे ये। हाँ हर्ष, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होना चाहिए ना, इसमें ए दिया हुआ है। A1, A2, A3 with the subset of set X, which of the following is correct? A1 is the smallest subset of X containing. सेकेंड स्टेटमेंट तो क्लियरली गलत है। यस सर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही दिख रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और सर बट स्मॉलेस्ट मतलब क्या? अगर मैं आपसे बोलूं सेट A1 के अंदर एलिमेंट है X, यस सर, A2 के अंदर एलिमेंट है Y, और A3 के अंदर एलिमेंट है Z, और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है एक ऐसा सबसेट बनाओ, एक ऐसा सबसेट बनाओ जिसके अंदर A1, A2, A3 के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हो सकता था आपने जो सबसेट बना रहे हो, मान लो सबसेट M, उसके अंदर आपने XYZ तो रखा, यस सर, और आपने कुछ एक्स्ट्रा भी रख दिया, हाँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको सबसेट ऑफ X के हिसाब से देखना है। तो ऑब्वियसली कि हम अगर कोई और सबसेट देखते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा, और अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लगाते हो, तो इसको क्या बोला जाएगा? जहां पे आपने इन्हीं सेट के खाली एलिमेंट को लिखा है, उसको तो यही बोला जाएगा ना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ओके सर। सर ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है? ऑप्शन 3 में कह रहा है द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ X containing A1 यूनियन A2 एंड A3 equals the smallest subset of X containing both A1 सर सेक्शन बी का 8 नंबर। यहाँ तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेना इसको गलत प्रूफ करने के लिए, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है। लाइक इफ आई टेक A1 एज X, Y, if I take A2 as Y, Z, and if I take A3 as X, Z. हाँ मृगंक, ये सब सबसेट दिए हुए हैं, लेकिन किसका सबसेट दिया हुआ है? ये सब आपको ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, A1, A2, A3 आर सबसेट्स ऑफ अ सेट X। तो आप एक सेट X मान लो, उसके अंदर से हमने एलिमेंट उठाए हुए हैं, सेट का नाम है कैपिटल X, उसके अंदर एलिमेंट्स है स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z वगैरह। तो अगर यहाँ पे हर्ष में इस कंडीशन को इस सेट के अकॉर्डिंग देखता हूँ ना, तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, बिकॉज अगर मैं A1 यूनियन A2 देखूं तो वो आ गया मेरा XYZ। क्वेश्चन कह रहा है कि सेट X का जो स्मॉलेस्ट सबसेट होगा, जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट हो और इसके भी एलिमेंट हो, वो कौन सा सबसेट है? तो वो सबसेट होगा जिसके अंदर A1 भी लाई कर रहा है एंड A1 A2 यूनियन A3 भी लाई कर रहा है, ओनली इफ A2 इज इक्वल टू A3।
तो A2 is equal to A3 is not necessary. A2 is equal to A3 is not necessary. Look at the example. जब हम A2 और A3 का यूनियन कर रहे हैं तो हमारे अंदर XYZ आ जा रहा है, तो सारे एलिमेंट कवर हो गया। जब ऊपर वाला चीज देख रहे हो तो यहाँ पे XYZ एंड XZ, इसको कैरी करने वाला सेट भी हमारे पास है, और इसके लिए हमको A2 और A3 को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस क्या किया, मैंने रैंडम से सेट लिए जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है विदाउट बीइंग A2 इज इक्वल टू A3। A2 सेट YZ ले लिया, A3 सेट XZ ले लिया, कंडीशन में डाला तो सारे एलिमेंट तो आ ही रहे हैं, सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और A2 इज इक्वल टू A3 हमें जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। विवेक ने पूछा है B1 का BC का 8 नंबर किसमें, एक बार आगे जाना है स्लाइड में या पीछे जाना है? सर इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है ना सर? कहाँ पे, इसकी बात कर रहे हो? यस सर। सर इसमें ये डायग्राम डी ऑप्शन क्यों होगा सर? कौन सा डायग्राम है इसका? डी है। यस सर। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो विवेक, मुझे अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गिव अप कर रहे हो आप क्वेश्चंस वगैरह को, बिकॉज ये तो अगर आपको आंसर पता है ना, और अगर आप ये नहीं सोच पाए हो इस केस में, ट्रस्ट मी, मैं ये क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू इंसल्ट बट लेट मी टेल यू ए ऑनेस्ट थिंग, ये क्वेश्चन अगर मैं क्लास 8-9 में भी देता ना और बोलता कि बेटा ये समझाने की कोशिश करो, तब बोलते कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये फीमेल के लिए होगा, उसके अंदर जो छोटा वाला सर्कल है वो मदर के लिए होगा, और ये जो सर्कल है ये डॉक्टर के लिए होगा। अब फीमेल्स में छोटी लड़कियां, बड़ी लड़कियां सब आ जाते हैं, लेकिन सारी फीमेल्स मदर तो नहीं होती हैं। मदर का मतलब कि यू हैव अ चाइल्ड, एटलीस्ट यू हैव वन चाइल्ड, तो सारे फीमेल्स तो मदर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आप सोचो कि अगर आप दुनिया के सारी फीमेल्स, दुनिया में मान लो 300 करोड़ फीमेल्स हैं, तो 300 करोड़ फीमेल्स के सेट को कंसिडर करते हो, तो क्या सबके सब मदर होंगे वहां पे? ऑब्वियसली नहीं, हो सकता है उसमें से 200 करोड़ मदर होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा वाला सर्कल जाएगा, और फिर आया डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स का सर्कल साइड में क्यों है? बिकॉज डॉक्टर्स कैन बी मेल एज वेल एज फीमेल्स। अब कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि फीमेल्स भी है और मदर्स भी है, और इसीलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है रखा गया है। इट इज ओनली टू एक्सप्रेस कि देयर आर सम डॉक्टर्स हु आर आल्सो मदर्स एंड फीमेल्स। लॉजिकली सोचो ना, डॉक्टर्स, क्या सारे डॉक्टर्स फीमेल होंगे? नहीं, डॉक्टर्स आर आल्सो मेल्स। तो जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, डॉक्टर्स के लिए, तो उसमें कुछ बॉयज होंगे, कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे, क्योंकि हमने फीमेल्स का सर्कल ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको वहां पे एक इंटरसेक्शन करना जरूरी है। अब हो सकता था कि किसी ने सिर्फ ये इंटरसेक्शन किया, ये इंटरसेक्शन गलत हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि जब आप इस तरीके का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो यू आर इनडायरेक्टली सेइंग कि कोई भी मदर्स डॉक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई सर्कल में कोई इंटरसेक्शन नहीं है मतलब कॉमन पार्ट नहीं है, जो कि गलत है। देयर आर मदर्स हु आर आल्सो फीमेल्स है, तो कुछ मदर्स है उनके अंदर, और वो डॉक्टर्स भी है, तो इसीलिए ये वाला ना करके ऐसा सर्कल बनाया गया है जो छोटे अंदर मदर वाले सर्कल को भी थोड़ा इंटरसेक्ट कर रहा हो। ये कॉमन हिस्सा किसका होगा? दिस कॉमन हिस्सा विल बी द फीमेल्स व्हिच आर मदर्स एंड आल्सो डॉक्टर्स। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा वो वाले फीमेल्स जो कि अभी मदर्स नहीं है लेकिन डॉक्टर्स है, और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी फॉर नॉन फीमेल्स। नॉन फीमेल मींस मेल्स हो जाएंगे। ओके सर।
सो स्टूडेंट्स और कोई डाउट्स इसके अलावा? आज तो कहूत हो नहीं पाया, डाउट्स में निकल गए सब। सनी ने बोला है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हर्ष। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आया। सो इसके नीचे है, यस सर। ये वाला? हाँ, फेल्ड वाला। मीन्स वेन डायग्राम बनाने के बाद क्या करें, वेन कुछ डायग्राम से आइडिया है? तो नहीं होगा ये। ओके, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग दिख रहा है सनी, तो मैं पहले ये बता देता हूँ बिकॉज ये सेट्स वाला है ना, तो ज्यादा इजी रहता है। देखो, अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हाई लेवल क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, जनरली ये जो एटलीस्ट एटमोस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट 70% बच्चे फेल किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे ना आपको हमेशा ऑपोजिट तरीके से देखना पड़ता है। जैसे लास्ट लाइन क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी एटलीस्ट मस्ट हैव फेल्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। तो आपको हमेशा उल्टा सोचना होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कम से कम कितने बच्चे चारों सब्जेक्ट में फेल किए हैं। इसका उल्टा क्या होगा? आपको अगर इसका आंसर पे पहुंचना है, अगर आपको इसके आंसर पे पहुंचना है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कम से कम बच्चे अगर चारों सब्जेक्ट में फेल वाले देखने हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किए हैं। यस। आपको देखने का तरीका क्या होना चाहिए? मैक्सिमम कितने बच्चे हैं यार जिसने कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किया। अगर मान लो कि 100 में से वो नंबर आ गया 80, तो 80 बच्चे थे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास किए हैं। तो बाकी 20 कौन होंगे? बाकी 20 वो होंगे जो किसी में भी पास नहीं किए। अब किसी में भी पास नहीं किया मतलब हो सकता है, और यही आपका क्वेश्चन का इस केस में आंसर हो जाएगा। तो आपको जब पूछा गया है तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, राइट? अब इसको आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच हैव पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। तो ऊपर वाले लाइन पे आ जाओ। पहला वाला पार्ट कह रहा है 70% बच्चे, कम से कम 70% बच्चे फिजिक्स में फेल किए हैं। तो मैक्सिमम कितने पास किए? 30। मैक्सिमम 30% पास किए। एटलीस्ट 72% बच्चे केमिस्ट्री में फेल किए हैं, तो कम मैक्सिमम कितने पास किए होंगे? 28। अच्छा, अब सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता था? 20। एटलीस्ट 80%, मतलब मैक्सिमम 20% बच्चे जो है मैथ्स में पास किए। और यहाँ पे मैक्सिमम 15% बच्चे इंग्लिश में पास किए, ठीक है? अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ये निकालना कि मैक्सिमम बच्चे कम से कम एक सब्जेक्ट में पास करने चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चे अगर कम से कम आप एक सब्जेक्ट में पास कराना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि फिर जो बच्चे फिजिक्स में पास हुए हैं वो अलग रखेंगे, जो केमिस्ट्री में पास हुए वो अलग होने चाहिए, जो मैथ्स में पास हुए वो अलग होने चाहिए, जो इंग्लिश में पास हुए वो अलग अलग होने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हम मैक्सिमम नंबर की तरफ पहुंच पाएंगे। इससे हम मैक्सिमम नंबर की तरफ पहुंच पाएंगे। आ रही है बात समझ में? सोचो थोड़ा इस पॉइंट से। लास्ट स्टेटमेंट आपने क्या बोला वो जरा समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हमारे कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, तो हमें वो कंसिडरेशन करके चलना पड़ेगा कि जो बच्चे फिजिक्स में पास किए वो बच्चे अलग है, जो मैथ्स में पास किए हैं वो बच्चे अलग है, जो केमिस्ट्री में पास किए वो बच्चे अलग है, और जो इंग्लिश में पास किए वो बच्चे अलग है। अगर आप इनको अलग अलग कंसिडर करोगे तभी ना आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पासिंग बच्चे दिखेंगे। यस सर, बट किसी का इसमें इंटरसेक्शन तो नहीं दिया हुआ है, लाइक दोनों नहीं दिया हुआ है। एग्जैक्टली, आपको इंटरसेक्शन के बारे में अगर आप इंटरसेक्शन सोचोगे तो आप नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स को क्या कर रहे होगे? कम कर रहे होगे। यस सर। और अगर हमारा स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी एटलीस्ट फेल, तो मेरा लॉजिकली क्या बनेगा? मिनिमम
minimum number of students failed in one subject is equal to 100 minus maximum number of students failed in 4 subjects. 100 minus maximum number बोले maximum percentage of students passed in at least one subject. यही हमारा टारगेट है ना निकालने का. यस सर. अगर हमें ये पता चल गया कि क्लास में 80% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किए, इसका मतलब मैक्सिमम फेलियर कितने होंगे? जो चारों में फेल किए वो मैक्सिमम 20% होंगे. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम परसेंटेजेस को निकाल लिया. अब आया 20 प्लस 30 प्लस 20 30 28 और 15. अगर मैं सबको एक बार जोड़ता हूँ हर्ष, 20 प्लस 30 50, यहाँ पे बन गया 78 और 15 93. तो ये आ रहा है 93%. अब मेरा सवाल है कि आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन हुआ तो इंटरसेक्शन हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपने इंटरसेक्शन करवाया तो क्या आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स होंगे वो 93% होंगे या उससे कम हो जाएंगे? 93% ही होंगे. नहीं, कम हो जाएंगे. अगर मैंने अभी जब आप 20 अगर सुनो, अभी अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 परसेंटेज के मामले, परसेंटेज हटा दो थोड़ी देर के लिए, परसेंटेज हटा दो. सोचो क्लास में 100 बच्चे हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं तो मैक्सिमम कितने पास किए फिजिक्स में? बताओ. 30. यस सर, 30%. मैक्सिमम 30. अब 30% 100 का 30 होता है. हर जगह से परसेंटेज हटा दो. अब सोचो कि एटलीस्ट 72% फेल्ड इन केमिस्ट्री, इसका मतलब मैक्सिमम 28 बच्चा ही होगा ज्यादा से ज्यादा जो पास किया होगा. हाँ सर. 28 से ऊपर नहीं जाएगा, 29 नहीं होने वाला. मैक्सिमम कितने बच्चे पास कर सकते हैं? मैक्सिमम 28 बच्चे केमिस्ट्री में पास कर सकते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने पास कर सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 30 प्लस 28. 30 प्लस 28. आप वहां पे इंटरसेक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि उससे फिर मैक्सिमम नंबर हमें नहीं मिलेगा, नंबर कम हो जाएगा. 58 से कम बच्चे होंगे फिर, है कि नहीं? यस सर. अब आ जाए मैथ्स पे. ठीक है, मैथ्स में 20 बच्चे हैं जो मैक्सिमम 20 बच्चे जो पास किए हैं. तो पहले 58 थे जो पास किए थे या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में. अब अगर मैं ये मानूं कि ये जो 20 बच्चे हैं मैथ्स के, ये इन 58 में से कोई नहीं है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना बन गया? 78. तो ये 78 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जहां पे इन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या हुआ, ये लोग पास हुआ है. इन 78 में वो बच्चे हैं जो या तो मैथ्स में पास है या फिजिक्स में पास है या केमिस्ट्री. कम से कम इन तीनों में से एक सब्जेक्ट में तो पास है ही है. और लास्ट में आता है इंग्लिश. इंग्लिश में कम से कम 85% बच्चे फेल किए हैं. एटलीस्ट 85% बच्चे फेल किए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितने पास हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा 15 बच्चे पास हुए. तो ये माना जा सकता है कि ये जो 15 बच्चे हैं ये इनमें से कोई भी नहीं है. तो जब इन 15 को हम 78 में डाल देंगे तो कितने हो गए? 93 हो गए. और ये हमने ये काउंटिंग करके रखा है कि जो बच्चा फिजिक्स में पास हुआ है वो इंग्लिश में नहीं हुआ है. ये मान लिया है कि हम लोग कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि कोई कॉमन नहीं है, ऐसा सोच लो. कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, बट अगर ये क्वेश्चन बोर्ड या स्कूल एग्जाम्स में आ जाए नहीं आएगा, तो उधर आएगा ही नहीं. आपने अगर एनसीईआरटी या इवन आरएस अग्रवाल भी देखा होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा. एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज है, यू हैव टू थिंक अबाउट द एक्सट्रीम सिनेरियो हियर. क्वेश्चन में पहले ही बता दिया हाउ मेनी एटलीस्ट हैव फेल्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. तो आपको पूरा एक्सट्रीम केसेस के बारे में सोचना है. अब सोचो कि अगर 30 बच्चे जो मैक्सिमम जो फिजिक्स में पास किए हैं और 28 बच्चे जो केमिस्ट्री में मैक्सिमम पास हो सकते हैं, अगर हमने उनमें से उन बच्चों को काउंट कर लिया जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में आए हैं, तो फिर हम टोटल नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम 58 बच्चे पास होंगे. फिर तब हमारा नंबर मान लो सिर्फ दो ही बच्चा ऐसा निकला जो मैथ्स में भी पास, जो फिजिक्स में भी पास है और केमिस्ट्री में भी पास है. तो उस केस में हमारा नंबर 58 नहीं रहेगा. हमारा मैक्सिमम इंडिविजुअल बच्चे कितने होंगे? फिर 56 ही रह जाएंगे. यस सर. और हमें किसके बारे में सोचना है? मैक्सिमम के बारे में सोचना है. तो इसीलिए हम क्या करें, हम इंटरसेक्शंस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं. इंटरसेक्शन को कहाँ कंसीडर करते? जब मेरा टोटल 100 से ऊपर निकल जाता.
100 से ऊपर निकल जाता फिर मेरा इंटरसेक्शन चूज करना मजबूरी हो जाता, क्योंकि 100% अगर मेरे टोटल बच्चे हैं और मेरे यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करके अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट अगर 104% आ गया, वो नहीं हो सकता। 100 बच्चे हैं तो 104 पास नहीं करेंगे, तो वहां हमें पता चल जाएगा कि मतलब सबके सब अलग अलग स्टूडेंट हो सकते थे, और वहां फिर आप इंटरसेक्शन को काउंट करोगे, बट इंटरसेक्शन वहां पे भी हम मिनिमम काउंट करके चलते। ओके सर, ठीक है, तो Yes, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करेंगे। एंड एक क्वेश्चन रह गया है, एक काम करूंगा मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ, मे बी उस बुक में सॉल्यूशन होगा तो मैं एक बार आपको आपके साथ सॉल्यूशन की शीट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन।